सीता देवी आराम से बैठी थी कि अचानक से बारिश शुरू हो गई। अरे भगवान, बारिश आ गई, मुझे जल्दी से अपनी धोती उठा लानी पड़ेगी। बहू सुनीता ने धोकर छत में डाल रखी है। सीता धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़कर छत पर गई, हाथों से धोती उठाई और जैसे नीचे आई तो थकान से इनका चेहरा उतर गया। सोफे पर बैठती इनकी सांस फूलने लगी। अच्छा हुआ समय पर आ गई, नहीं तो कहीं सीढ़ियों पर ही चक्कर खाकर गिर जाती तो लेने के देने पड़ जाते। तभी बहू सुनीता दौड़ कर आई और छत पर गई तो बारिश में भीगे बाकी कपड़े जल्दी जल्दी समेट कर नीचे ले आई। सासू मां, चिंता मत कीजिए, आपके बाकी कपड़े भी ले आई हूं। अरे बहू, मुझे बहुत थकान लग रही है और थोड़ा चक्कर भी आ गया था, इसलिए बाकी कपड़े नहीं ला पाई। बस अपनी धोती ही जल्दी से उठा लाई। आज यही पहनकर शाम को राधिका के घर जाना है ना, इसलिए। सुनीता बहू थोड़ी देर पहले अपनी पड़ोसन राधिका के घर में थी। आज उसकी पड़ोसन राधिका की 8 साल की बेटी का जन्मदिन है, इसलिए ये वहां खाना बनाने में हेल्प करने गई थी। मैं समझती हूँ सासू माँ, आप कहाँ रस्सियों से इतने सारे कपड़े उतार कर नीचे ले पाएंगी। आप बैठ जाइए, मैं सब संभाल लूंगी। बहुत चक्कर तो मुझे ज्यादा नहीं आते, पर अभी छत में जल्दी जल्दी भाग कर गई थी ना, तो उसे हड़बड़ी में अचानक चक्कर आ गया होगा। तो सासू माँ, डॉक्टर के पास चलना है? नहीं बेटा, अभी 2 दिन पहले ही तो पूरा चेकअप करवाया था ना, कोई बीमारी तो नहीं निकली उस टाइम। वैसे मुझे लगता है आजकल मैं हाथ पांव नहीं चलाती ना, इसलिए जल्दी जल्दी थकान लग जाती है। पहले की बात अलग थी, पहले तो मैं काम में लगी रहती थी, लेकिन अब तू आ गई है तो मुझे काम नहीं करना पड़ता। इसीलिए तो माँ जी आपसे कहती हूँ कि आप सुबह शाम थोड़ा टहल लिया कीजिए, शांति आंटी के साथ चली जाया करिए ना। अरे बहू, जाने का मन तो करता है, लेकिन अकेले अच्छा नहीं लगता, और शांति इतनी बकबक करती है कि मेरा सर और दर्द करने लगता है। तो ठीक है, कोई और है जिसके साथ टहलने जाया जा सके? नहीं बहू, अभी तो कोई नहीं है, जब होगा तब देख लेंगे। दरअसल सीता देवी थोड़ी आलसी भी थी, लेकिन अब ये बात तो वो खुद मानने वाली है नहीं। खैर, इसके अगले दिन, अरे बेटा, आज तो बहुत थकान लग रही है, मैंने अलमारी के कपड़े जरा से ठीक किए और हालत खराब हो गई। माँ, आपको फल फूल खाना चाहिए, वो तो आप खाती नहीं हो। अच्छा ऐसा करो, आपको साग सब्जी पसंद है ना, तो आप पालक खाना शुरू कर दो, बहुत फायदेमंद होता है वो। राजेश हंसते हुए बताने लगा कि उसने एक मूवी देखी थी, उसमें हीरोइन पालक खाती रहती थी, उसके फायदे बताती रहती थी। और उसके बाद उसने पालक पर आर्टिकल पढ़ा और जाना कि पालक में आयरन होता है, ये थकान और खून की कमी दोनों को दूर करता है। माँ, आप ऐसा करिए, सुनीता से कहकर पालक के पराठे और पालक पनीर की सब्जी खाना शुरू कर दीजिए। पालक हेल्दी होता है और पनीर भी। इसके अलावा और भी हेल्दी चीजें मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक है बेटा, तू जैसा कह रहा है मैं वैसा ही करूंगी, तू कभी गलत नहीं बोलता। सुन बहू, आज ना पालक पनीर बना दे। जी सासू माँ। सुनीता ने उसी दिन पालक पनीर बनाया और साथ में पालक पराठे भी। सीता को ये इतना पसंद आया कि अब वो बार बार कहने लगी, बेटा आज भी पालक पनीर बना देना, हाँ, और साथ में वो वाले पराठे भी। धीरे धीरे घर में 2-4 दिन छोड़कर पालक पनीर और पालक पराठे ही बनने लगे। वहीं कभी जब तेल वाला खाने का मन करता तो सीता देवी पालक की पूरियां बनवाती। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और सीता देवी को अपने शरीर में कुछ बदलाव नजर आने लगते हैं। उसे अब चक्कर नहीं आते, उसे थकान भी थोड़ी कम लगती है। तभी एक शाम जब बेटा राजेश दफ्तर से घर लौटा। माँ, ये बताइए, आपको पालक खाते हुए 25-26 दिन हो गए, अभी आपको कुछ फर्क लग रहा है क्या? हाँ बेटा, तूने बिल्कुल सही राय दी थी। पालक पराठा, पालक पूरी, पालक पनीर, ये सब खाकर मुझे ना अंदर से बहुत अच्छा लग रहा है। तुझे तो ये सब पहले बताना चाहिए था। अरे माँ, कोई नहीं, देर से आए पर दुरुस्त आए। अच्छा माँ, देखिए, मैंने ना इस कॉपी में आपके लिए कुछ रेसिपीज लिख के रखी है। इसमें पालक के जूस की रेसिपी है और पालक की स्मूदी भी है। क्या बेटा, ये माँ, मुंह नहीं, स्मूदी। अच्छा छोड़िए, अब आपको इंग्लिश की क्लास थोड़ी ना लेनी है। आप इस रेसिपी पर ध्यान दीजिए। देखिए, इसमें पालक के साथ सेब, केला, शहद, दही और थोड़ा सा नींबू डालकर बनाते हैं। और ये पन्ना पलटिए माँ, इसमें ये वाली। बेटा राजेश अपनी माँ सीता देवी को पालक की कई सारी रेसिपीज के बारे में ऐसे ही बताता रहता है। अरे वाह बेटा, ये सब तो बहुत हेल्दी लग रहा है, लेकिन बेटा मैं एकदम से तो ये सब खा नहीं पाऊंगी। जरा सोच मेरे बारे में भी। पालक की नई स्टाइल वाली पकौड़ियाँ, ऐसी कोई और चीज हो तो वो बता बेटा। हाँ हाँ माँ, क्यों नहीं, पालक की दाल बनती है, पालक चना बनता है, पालक रायता, पालक पकौड़ी, पालक खिचड़ी, पालक का उपमा, पालक पास्ता, पालक इडली डोसा, पालक सूप सब बनता है। खाने पीने का नाम सुनते ही सीता देवी के मुंह में पानी आ गया। बस बस बेटा, हो गया, जल्दी से इन सब की रेसिपी लिख दे। ठीक है माँ, मैं सुनीता को भी समझा दूंगा
बाकी का इंटरनेट से देख लूंगा और कुछ अपने जिम वाले दोस्त से भी पूछ लूंगा। हाँ बेटा, तूने तो मेरा इंतजाम कर दिया। अब मेरी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी और मेरा पालक खाने का शौक भी पूरा हो जाएगा। पता नहीं क्यों अचानक से मुझे पालक ना बहुत पसंद आने लगा है। ठीक है माँ, अब खाना पीना करते हैं, फिर मैं थोड़ा आराम कर लूंगा। ठीक है बेटा। खाना खाकर सब लोग लेट गए। इसी तरह ये दिन बीत गया। सीता देवी पालक की बहुत बड़ी फैन बन चुकी थी, इसलिए वो बात बात पर पालक की ही सब्जी मांगती रहती। 2-3 दिन छोड़कर घर में पालक की डिश बनवाती रहती। सुनीता को अब थोड़ा अजीब लगने लगा था, लेकिन वो कुछ कहती नहीं। उसे अपनी सास की बात भी माननी थी और उनका हेल्थ भी तो देखना था। खैर, अब धीरे धीरे सीता देवी हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी करने लगी थी। मोहल्ले के बाहर उनकी एक नई सहेली भी बन गई थी, जिसके साथ वो वॉक पर जाने लगी। मगर वॉक से लौटकर वो तुरंत पालक पराठा या पूरी बनवाती। सासू माँ आप अभी अभी वॉक करके आई हैं और आती ही आपने पालक का पराठा खा लिया, ऐसे आपकी हेल्थ कैसे बनेगी? बहू तू ना हमेशा गलत सोचती रहती है। कभी कभी तीखा भी खाना चाहिए, इससे मुंह का स्वाद बदलता है। बात बात पर खाने के लिए किसी को टोकना ठीक नहीं है, समझी? अब सुनीता चुप हो गई। वहीं कुछ दिन ऐसे ही और बीत गए। अब सीता देवी योगा भी करने लगी, पर खाने में वही पालक की सब्जियां मांगती रहती। बहू आज पालक की सब्जी बना दे, लेकिन थोड़ा तीखा बनाना। वो क्या है ना, बहुत मन कर रहा है कुछ चटपटा खाने का। जी माँ जी। सुनीता ने तीखी तीखी पालक पनीर बनाकर परोसी। वाह बहू, बिल्कुल सही बनाया, मजा आ गया खा के। सासू माँ आपको इतना तीखा नहीं खाना चाहिए। अरे बहू तो बेवजह चिंता करती है, कभी कभी तीखा खाना भी जरूरी होता है, समझी? सुनीता फिर चुप हो गई। उधर राजेश पहले काम की वजह से ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा था, पर अब उसे ये सब अजीब लगने लगा। माँ आप रोज रोज इतना पालक क्यों मंगवा रही है? दुकान से जितना लाता हूँ सब खत्म हो जाता है। अरे बेटा मेरा मन करता है इसलिए, और नहीं तो क्या। अच्छा सुन, 5 दिन से ना पालक ही नहीं खाया, तो आज खाने का बहुत मन कर रहा है। जा बेटा जल्दी से पालक लेकर आ। माँ जहां से मैं पालक लेकर आता हूँ ना, वहां पालक खत्म हो गया है, अब मुझे कहीं दूर जाना पड़ेगा। राजेश परेशान हो गया, फिर भी बाइक उठाई और पालक ढूंढने निकल पड़ा। लेकिन वो आज अपनी माँ से बहुत गुस्सा भी हो रहा था। तभी एक दिन सीता देवी बहू के पास आई। देख बहू, तुझे तो पालक की सारी चीजें आ गई है। जूस बना लेती है, डोसा बना लेती है, पास्ता बना लेती है, रायता पकौड़ी सब बना लेती है तू, लेकिन अब तुझे और चीजें भी बनानी होगी। तो सुन, मेरा परसों जन्मदिन है, लेकिन मुझे कोई तोहफा नहीं चाहिए। बस तू ना मेरे लिए पालक की 10 सब्जियां बना देना। 10 सब्जियां पालक की? हाँ, अरे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है बहू, पालक की 10 सब्जियां बड़े आराम से बन जाएगी। जरा अपनी सहेलियों से पूछ लेना, कुछ इंटरनेट पर देख लेना। मेरे जन्मदिन पर पालक की 10 सब्जियां चाहिए मुझे, बस यही गिफ्ट होगा मेरा। हाँ। ये सुनकर सुनीता हैरान रह गई। वो सोचने लगी कि माँ जी का पालक का ये शौक अब दीवानगी बन चुका है, मगर उसने कुछ कहा नहीं। अपनी सासू माँ के लिए 10 पालक की सब्जियां बनाने की तैयारी करने लगी। तब सीता देवी के जन्मदिन पर सुनीता ने जैसे तैसे पालक की 10 सब्जियां बनाकर अपनी सासू माँ को खुश कर दिया। बहू तूने तो कमाल कर दिया, सच कह रही हूँ। मैंने तुझे थोड़ा मुश्किल काम दिया था, लेकिन तूने इतने प्यार से सब कुछ कर दिया। आज तो तूने मेरा दिल जीत लिया बहू। ये कहकर सीता देवी ने अपनी बहू की नजर उतारी और शगुन के तौर पर उसे 551 रुपए भी दिए। बहू तूने मेरा जन्मदिन इतना खास बना दिया, चल अब आजा मेरे पास बैठ और साथ में खाना खा। राजेश ये सब देख रहा था। उसे अच्छा लग रहा था कि उसकी माँ और उसकी पत्नी के बीच बन रही है। पूरा परिवार मिलकर केक काटता है और ये दिन अच्छे से बीत जाता है। कुछ दिन और गुजर गए। तभी सीता देवी की बेटी अंजलि अपने पति कार्तिक के साथ मायके आती है। घर में उस दिन सुबह पालक की पूड़ियां और गर्मा गर्म सब्जी बनी थी, जिसे अंजलि और कार्तिक को परोसा गया। अरे बच्चों, अच्छा लगा ना? पालक की पूरी मेरी फेवरेट है, मुझे लगा तुम लोगों को भी पसंद आएगी। हाँ माँ, ये पूरी तो बहुत स्वादिष्ट है। हाँ माँ जी। सीता देवी को ये देखकर बहुत खुशी हुई कि उनकी बेटी और दामाद को पालक का स्वाद पसंद आ रहा है। तभी शाम हुई तो सास ने बहू सुनीता को आवाज लगाई। ए बहू सुन, आज खाने में ना पालक मूंग दाल की सब्जी बना देना, साथ में पालक की पूरी या पराठा बना लेना। मुझे लगता है मेरी तरह मेरे दामाद जी को भी पालक की चीजें बहुत पसंद है। जी सासू मां, बना दूंगी। बहू ने सब कुछ तैयार कर लिया और शाम को डाइनिंग टेबल पर पालक की मूंग दाल की सब्जी और पूड़ियां रख दी। तभी अंजलि ने कार्तिक से धीरे से कहा, अरे अभी सुबह तो पालक की पूड़ियां खाई थी, अब फिर से पालक? हाँ सच में, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारी मम्मी ने इतनी खुशी से हमारे लिए बनवाया तो चलो खाना खा लेते हैं। सही कह रहे हो।
सभी लोग खाने के टेबल पर बैठे और खाने लगे। सबने चुपचाप खाया ताकि सीता देवी की भावना को ठेस ना पहुंचे। तब ये अगली सुबह नाश्ते में सिंपल चाय और पराठा था, जिसे सबने आराम से खाया। लेकिन जब दोपहर के खाने का समय आया तो अंजलि और कार्तिक फिर से हैरान रह गए। अरे ये क्या, डाइनिंग टेबल पर तो पालक की सब्जियों का मेला लगा हुआ है। पालक की पूरी, पालक का पराठा, पालक पनीर, अरे सब कुछ एकदम हरा हरा है। हाँ अंजलि, ऐसा लग रहा है जैसे डाइनिंग टेबल पर हरियाली आ गई है। आओ आओ बच्चों, ये सब मैंने तुम दोनों के लिए ही बनवाया है। आओ बैठो और खाओ। अंजलि और कार्तिक ने बिना कुछ कहे खाना शुरू कर दिया। वहीं खाना खाने के दौरान भी सीता देवी पालक के फायदे गिनाने लगी। देखो बच्चों, पालक में कितना आयरन होता है। ये खून की कमी दूर करता है, आंखों के लिए भी बहुत अच्छा है, हड्डियां मजबूत करता है, और सुनो इसमें ना कैल्शियम भी होता है। मतलब खूब पालक खाओ और बीमारियों से दूर रहो। जब तक खाना खत्म नहीं हुआ तब तक सीता देवी इनको पालक के गुण गिनाती ही रही। वहीं अंजलि और कार्तिक मन ही मन ऊब गए, लेकिन कुछ बोलते नहीं। तब खाने के बाद ये दोनों बालकनी में टहलने चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद बहू सुनीता भी वहां आती है। ननद जी, आपको कुछ चाहिए क्या? चाहिए तो कुछ नहीं भाभी, लेकिन एक बात पूछनी है आपसे। अरे ये माँ को क्या हो गया है, हर समय पालक पालक करती रहती है, नाश्ते में पालक, खाने में पालक। ओफो भाभी प्लीज अब ये मत कहिएगा कि शाम को भी पालक बनेगा। अब ननद जी क्या बताऊं, सुबह ही सासू माँ ने कह दिया था कि शाम को पालक पनीर बनेगा। हे भगवान, शाम को भी पालक पनीर? अब मैं और नहीं खा पाऊंगा भाभी। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, माँ को दुख भी तो नहीं पहुंचा सकते। हाँ ननद जी, बस इसी वजह से तो मैं भी चुप रहती हूँ। सोचती हूँ सासू माँ को पालक पसंद है तो उनकी इच्छा पूरी कर दो बस। सच में भाभी अब बहुत अच्छी है, लेकिन ये कब तक चलता रहेगा? देखते हैं ननद जी, जब तक भगवान ने चाहा तब तक ये सब चलता रहेगा। शाम को फिर पालक पनीर बना और सबने खाया। 2-3 दिन तक यही सिलसिला चलता रहा। सीता देवी रोज कोई ना कोई पालक की डिश बनवाती और पूरे परिवार को खिलाती। कार्तिक अब तो हालत खराब हो गई है, हर टाइम पालक पालक पालक। उफ, अब पालक देखते ही ना अजीब लगता है मुझे। बिल्कुल सही कह रही हो अंजलि। दोनों बैठे बैठे सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए। तभी अंजलि ने कहा, ऐसा कर देते, मम्मी से बोल देते आज बाहर चलते हैं। तुम्हारा ये शहर घूमने का मन है और वहीं से किसी रेस्टोरेंट में जाकर अच्छा सा खाना खा लेंगे। आखिरकार प्लान बना और ये सब रेस्टोरेंट पहुंच गए। चलो आज ना कढ़ाई पनीर मंगाते हैं, साथ में नान और रुमाली रोटी भी। हाँ अंजलि। तब ऑर्डर आया तो सबने जमकर खाया। बेचारी सुनीता भी आज खुश थी। वाह, मजा आ गया। कितना टाइम हो गया था बाहर का टेस्ट किए। थैंक यू ननद जी। कोई बात नहीं भाभी। लेकिन ये सब ज्यादा दिन चलने वाला नहीं था। 2-3 दिन बाद ये लोग जब रेस्टोरेंट गए तो सीता देवी ने वहां पर भी पालक पनीर और पालक की सब्जी ही ऑर्डर कर दी। अरे अरे ये सब क्यों मंगवा रहे हो, बाहर आए हो तो अच्छा हेल्दी खाना खाओ। वेटर, एक पालक पनीर ले आओ और साथ में पालक की सब्जी और 4 इंडियन थाली भी। कार्तिक और अंजलि चुप रह गए। दोनों ने एक दूसरे का चेहरा देखा। यहाँ भी पालक पीछा नहीं छोड़ रहा हमारा। हाँ, रेस्टोरेंट में भी वही हरी पालक की सब्जी। थोड़ी देर बाद खाना टेबल पर आया। अब तो पालक से पीछा छुड़ाना नामुमकिन सा लग रहा है। मजबूरी में तीनों ने खाना शुरू किया। इन सबका मन तो कुछ और खाने का था, लेकिन आज भी प्लेट में फिर से वही पालक था और इस तरह इनका बाहर घूमने का बहाना भी आखिरकार पालक की ही भेंट चढ़ गया। तभी इसके अगले दिन सीता देवी को पेट में हल्का दर्द होने लगा तो सब घबरा गए। देखा माँ जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था, ज्यादा पालक खाने से प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें ऑक्सलेट नाम का तत्व होता है। अगर इसे ज्यादा खाओ ना तो किडनी पर असर डाल सकता है और पथरी तक की दिक्कत हो सकती है। लेकिन सीता देवी अपने दामाद की बात को एक कान से सुनती है, दूसरे कान से उड़ा देती है। वहीं सुनीता और अंजलि दोनों परेशान होती है। बात ये थी कि सीता देवी से सीधे कुछ कहना मुश्किल था, क्योंकि वो जल्दी बात को समझने की कोशिश नहीं करती थी। नाना जी क्या किया जाए, मैंने एक बार माँ को बोला था तो वो बहुत गुस्सा हो गई थी। हाँ, हमें कुछ ऐसा करना होगा कि माँ गुस्सा भी ना करे और हमारी बात भी सुन ले। अंजलि ने एक चालाकी भरा प्लान बनाया। देखो भाभी, ऐसा करते हैं, आप पेट दर्द का नाटक कीजिए, मैं भी बोलूंगी मुझे भी समस्या हो रही है, फिर हम माँ से कहेंगे कि पालक से दिक्कत हो रही है। प्लान के मुताबिक तीनों सीता देवी के पास पहुंचे। अंजलि ने झिझकते हुए शुरुआत की। मम्मी देखो, आपको भी ना हल्का हल्का दर्द हो रहा होगा। भाभी तो देखो बेचारी लेटी हुई है, इनको तो बहुत दर्द हो रहा है। हाँ सासू माँ, बुरा मत मानिएगा,
पालक बहुत अच्छा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसे रोज रोज खाया जाए। ज्यादा पालक से भी कई परेशानियां हो सकती है, जैसे गैस, ब्लोटिंग, गुर्दे में पथरी, न जाने क्या क्या। हम आप खाइए, लेकिन संतुलन में। लेकिन ये सुनकर सीता देवी का पारा चढ़ गया। तुम लोग चुप करो, पालक ने मेरी जिंदगी बदल दी है और तुम लोग ऐसी बातें कर रहे हो। मैं तो तुम्हारे लिए अच्छा कर रही थी अंजलि, लेकिन तुम लोगों को अच्छाई हजम ही नहीं होती। माफ करो, आज से तुम्हारे लिए पालक की सब्जी नहीं बनाऊंगी। अंजलि और सुनीता मायूस होकर चुप रह गई। 2-3 दिन ऐसे ही बीत गए। कार्तिक न्यूज चैनल देख रहा था। एक दिन उस पे खबरें चल रही थी सब्जियों में मिलावट के बारे में, जैसे कि रंग मिलाकर उन्हें चमकदार बनाना, इंजेक्शन लगाकर उनका आकार बड़ा करना, ये सब बताया जा रहा था। कार्तिक चौंक गया। उसने सोचा यही तरीका अपनाना होगा। उसने इंटरनेट से पालक की एक फोटो निकाली, उसे हल्की एडिट कर दी, जिससे फोटो में पालक बिल्कुल सड़ा गला लग रहा था, जैसे उसपे कीड़े लगे हो। तब कार्तिक, अंजलि और सुनीता तीनों सीता देवी के कमरे में गए। आप क्यों आए हो मेरे कमरे में? मम्मी माफ कर दीजिए, आप छोटी छोटी बातों पर क्यों इतना गुस्सा हो जाती हैं? वैसे भी आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है, ज्यादा टेंशन मत लिया करिए, हमें आपकी चिंता होती है। सासू माँ, अभी ना मैं न्यूज देख कर आ रहा हूँ। पता है लोग सब्जियों को फ्रेश दिखाने के लिए क्या क्या करते हैं? पुरानी सब्जियों पर रंग छिड़क देते हैं, इंजेक्शन लगाकर बड़ा कर देते हैं, और पत्तेदार सब्जियों में वो तो पूछिए मत। इस मौसम में तो पत्तेदार सब्जी बहुत ही खराब आ रही है। मेरा एक दोस्त बता रहा था, उसने खुद अपनी आंखों से सब देखा भी है। हाँ माँ, कार्तिक बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसीलिए कह रहा हूँ माँ जी, अभी ना पत्तेदार सब्जियां बिल्कुल मत खाइए, खास करके पालक जो बीज से फटी होती है, उसमें कीड़े लगे होते हैं, और ऊपर से पता नहीं अंदर क्या क्या छिपा हो। बारिश का मौसम है माँ जी, सीजन की सब्जियां खाइए, बहुत सारी और भी तो सब्जियां हैं। अरे दामाद जी, आपको ये सब पहले बताना चाहिए था ना। वैसे भी मुझे कीड़े मकोड़ों से बहुत डर लगता है, भगवान बचाए। और इस दिन के बाद से सीता देवी ने रोज रोज पालक बनवाना बंद कर दिया। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जब देखो तब तुम दोनों के हाथ में ये टीवी के रिमोट होते हैं। अरे पागल हो जाओगे ये वीडियो गेम खेलते खेलते। बड़े हो रहे हो तुम दोनों, कुछ काम काज करो। मयंक, अब कॉलेज हो गई ना तुम्हारी, कुछ नौकरी का देखो। और सखी, तुम 23 साल की हो गई हो, तुम्हारे लिए रिश्ते आने भी शुरू हो गए। तुम्हारे ससुराल वाले तुमसे ये नहीं पूछेंगे कि तुम्हें कौन कौन से वीडियो गेम खेलने आते हैं। अरे बेटा, कभी कभी रसोई में आकर मेरी मदद कर दो, उतने ही तुम 2-4 पकवान बनाना सीख जाओगी। कम से कम तुम्हारे ससुराल में हमारी नाक तो नहीं कटेगी। मेरी प्यारी माँ, मुझे आता है खाना बनाना, बाकी का शादी के बाद सीख लूंगी। अभी मेरा दोस्त आया है, मुझे उसके साथ खेलने दो, गप्पे लड़ाने दो। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि ये 2 साल बाद आया है। अरे बेटा, तुम्हारा दोस्त दिन भर यहीं पड़ा रहता है। हाँ तो ठीक है ना आंटी जी, मेरा ही तो घर है, जहाँ मेरी दोस्त रहती है मैं भी वहीं रहूंगा, फिर चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो या फिर आपका घर। 1-2 साल में तुम्हारी ये दोस्त सखी शादी करके अपने ससुराल चली जाएगी। वहां भी चले जाना तुम इसका पीछा करते करते। आए बड़े, जहां मेरी दोस्त रहेगी मैं वहीं रहूंगा कहने वाले। इसके ससुराल वाले तुम्हें भगा देंगे और तुम्हारी ये दोस्त सखी भी कुछ नहीं कर पाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा माँ, मेरे लिए मेरी दोस्ती का रिश्ता सबसे पहले है, बाकी सारे रिश्ते बाद में आए हुए रिश्तों के लिए मैं अपनी बरसों पुरानी दोस्ती नहीं तोड़ने वाली। शादी से पहले हो या बाद में, मुझ पर मयंक का हक हमेशा रहेगा। मेरी शादी हो जाने से हमारे रिश्ते में दरार कभी नहीं आएगी। आखिर मयंक मेरा जिगरी है। वाह सखी वाह, क्या लाइनें बोली है तुमने। मेरी आंखों से आंसू आ गए। हे भगवान, तुम और तुम्हारी ये नौटंकी पता नहीं कब बंद होगी। सखी और मयंक एक दूसरे से अलग होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कभी वीडियो गेम खेलना, कभी गप्पे लड़ाना, कभी घूमने जाना, वो दोनों दिन भर साथ में ही रहते थे। इतना ही क्या, रात में जब मयंक अपने घर जाता था तब भी सखी और उसकी व्हाट्सएप पर चैटिंग होती रहती। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। फिर एक दिन सखी को लड़के वाले देखने आते हैं। ये है मेरी बेटी सखी। बहन जी, आपकी बेटी सच में बहुत सुंदर है, लेकिन ये लड़का कौन है? सखी का भाई है क्या? अरे नहीं नहीं, ये मयंक है, सखी के बचपन का दोस्त। अच्छा अच्छा,
लेकिन इसे देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि ये पराया है। ऐसा लग रहा है कि ये लड़का आपके घर का ही है। हमारा घर अलग है, लेकिन मयंक हमारे परिवार का ही एक हिस्सा है। कुछ ज्यादा ही गहरी दोस्ती है सखी और मयंक की। हमारी दोस्ती कुछ नहीं, बहुत ज्यादा गहरी है। हम साथ में बड़े हुए हैं, साथ में स्कूल गए हैं। बस बस बस, हम यहाँ तुम्हारी दोस्ती की नहीं रिश्ते की बात करने आए हैं। मैं तुम्हारी दोस्ती की स्टोरी बाद में सुनूंगी। बहन जी, हमें आपकी बेटी पसंद है। अभी हम चलते हैं, आगे की बातें फिर मिलकर करेंगे। वैसे आपका जो भी निर्णय रहेगा आप सखी से बात करके हमें फ़ोन पर बता देना। सखी के घर वालों से मिलने के बाद संगीता, प्रभाकर और प्रतीक अपने घर आते हैं। वैसे लड़की सच में अच्छी है, उसके घर वाले भी अच्छे हैं। मुझे लगता है हमें ये रिश्ता पक्का कर देना चाहिए। लड़की अच्छी है, उसके घर वाले अच्छे हैं, लेकिन उसका वो दोस्त मयंक, पता नहीं क्यों वो मेरी आंखों में खटक रहा है। आपको नहीं लगा वो कुछ ज्यादा ही आगे पीछे करता है सखी के? प्रतीक की माँ, आप कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। अब बचपन का दोस्त है, उन्हें एक दूसरे से लगाव है। लड़के का सखी के घर में आना जाना ज़्यादा है, इसलिए आपको ऐसा लगता होगा। एक बार शादी हो जाएगी तो उस लड़के का सखी से मिलना जुलना कम हो जाएगा। शादी के बाद सखी से मिलने के लिए वो उसके ससुराल थोड़ी ना आएगा। माँ, आप कुछ ज्यादा ही चिंता कर रही हो। मैंने आपको बताया ना, आजकल हर लड़की का दोस्त होता है। इट्स नॉर्मल। मुझे सच में सखी पसंद आ गई है। मुझे सखी और मयंक की दोस्ती से भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी शादी के बाद सखी के लिए मैं ही प्रायोरिटी रहूंगा, तो सखी को अभी जो मयंक के साथ अटैचमेंट है ना, वो कम हो जाएगी। जैसा तुम्हें ठीक लगे, लेकिन ये लड़का लड़की की दोस्ती मेरे तो समझ से बाहर है। संगीता की आंखों में मयंक और सखी की दोस्ती खटक रही थी, लेकिन प्रतीक जैसे तैसे संगीता को समझाता है। अगले कुछ ही दिनों में प्रतीक की सखी के साथ शादी हो जाती है। अगले दिन सुबह। हाय, गुड मॉर्निंग बेस्टी। अरे ये कोई टाइम है आने का? घर में कितने सारे मेहमान हैं, वो क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? माँ जी, लोगों का क्या है, वो तो हर एक के बारे में बातें ही बनाते फिरते हैं। हम हमारे हर दिन की शुरुआत ऐसे ही एक दूसरे से मिलकर करते हैं, इसीलिए तो मयंक यहाँ आया है। अरे बहू, तुम समझती क्यों नहीं हो? पहले की बात अलग थी, लेकिन अब तुम शादीशुदा हो। अब तुम्हें तुम्हारे पति की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आप क्यों नहीं समझती है माँ जी? मयंक मेरा दोस्त है, वो मुझसे मिलने कभी भी आ सकता है। दोस्तों से मिलने के लिए टाइम कौन देखता है? हम तो नहीं देखते भाई। और रही बात प्रतीक की, तो मैंने उसे बताया है, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है मयंक के यहाँ आने जाने से। इस घर में आए हुए तुम्हें एक दिन नहीं हुआ और तुम इस लड़के के लिए अपनी सास से झगड़ा कर रही हो? तुम्हें कुछ तमीज है कि नहीं? अच्छा एक काम करो, तुम्हें एक दूसरे से मिलना है, बातें करनी है ना, करो, लेकिन कुछ दिनों बाद, जब तक मेहमान यहाँ है तब तक मयंक तुम यहाँ मत आना। पता नहीं माँ जी, क्यों आप हमारी दोस्ती के बीच में आ रही हो? सखी, 2 दिन की तो बात है ना। एक बार ये मेहमान तुम्हारे घर से चले जाए, फिर हमारा रास्ता क्लियर हो जाएगा। और वैसे भी मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें बताने के लिए आया था कि मैं 2 दिन मेरी गर्लफ्रेंड ईश्वरी से मिलने जा रहा हूँ, तो 2 दिन हम मिल नहीं पाएंगे। अच्छा, एक बार ये मेहमान चले जाए तो मैं तुम्हें कॉल करूंगी, तुम आ जाना, फिर हम मस्त पार्टी करेंगे। मेहमानों का बहाना बनाकर संगीता मयंक को भगा देती है। जैसे तैसे 2 दिन निकल जाते हैं। 2 दिन बाद। सखी, मनाली में काफ़ी ठंड होती है, तुम तुम्हारे कुछ गर्म कपड़े भी रख लेना। मेरी तो सारी पैकिंग हो गई है, हमारे टिकट्स कंफर्म हो गए ना। सखी और प्रतीक मनाली घूमने जा रहे थे और उसी के लिए उनकी पैकिंग चल रही थी। तभी सखी के ससुराल मयंक आता है। सखी, वो सब छोड़ो, तुम जल्दी आओ, मुझे जॉब मिल गई है। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, बताओ मुझे। जिस कंपनी में मुझे जॉब मिला है, वहाँ 3 दिन की ट्रेनिंग होती है। हर दिन के अलग अलग प्रोजेक्ट बनाने हैं। स्कूल और कॉलेज में मेरे प्रोजेक्ट तो तुम ही मुझे बना देती थी, अब ये प्रोजेक्ट भी तुम्हें ही करना होगा। तुम्हें पता है ना, ये भी प्रोजेक्ट वाला काम मेरे से नहीं होता। हाँ, तो तुम क्यों चिंता कर रहे हो, मुझे बता देना, हम दोनों मिलकर सारे प्रोजेक्ट बना लेंगे। लेकिन मुझे लगता है शायद तुम कहीं जाने के लिए पैकिंग कर रही हो। हाँ, वो हमारी कल की टिकट है, हम कुछ दिनों के लिए मनाली जा रहे हैं घूमने। सखी, मेरा प्रोजेक्ट। मयंक, मेरे होते हुए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये घूमना फिरना जिंदगी भर चलता रहेगा। अभी तो तुम्हारी नौकरी जरूरी है और उसके लिए ये प्रोजेक्ट। प्रतीक, हम कुछ दिनों बाद चले जाएंगे मनाली।
बहू ये क्या बात हुई? अभी तो तुम मनाली जाने के लिए इतनी एक्साइटेड थी, कितनी खरीदारी भी की है तुम लोगों ने। प्रतीक ने भी उसके ऑफिस से ज्यादा छुट्टियां ले ली है। अब तुम इस मामूली प्रोजेक्ट के लिए तुम्हारा हनीमून कैंसिल कर रही हो? माँ, अभी मयंक को सखी की हेल्प चाहिए, उसकी नौकरी का सवाल है। हम मनाली फिर कभी चले जाएंगे। और सखी ने हमारी ट्रिप कैंसिल कहाँ की है, बस पोस्टपोन किया है। पता नहीं इस लड़के ने मेरे प्रतीक पर क्या जादू किया है, इसकी हर बात प्रतीक को सही लगने लगी है। हे भगवान, मेरे बेटे के रिश्ते को लगी हुई इस मयंक नाम की पनौती से जल्दी से मेरे बेटे को छुटकारा दे दो। मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है। बहू ने इस लड़के के लिए अपना हनीमून कैंसिल कर दिया। अगर ये लड़का ऐसे ही बहू की जिंदगी में दखल अंदाजी करता रहा तो फिर मेरे बेटे का घर तो बसने से रहा। संगीता वहां से गुस्सा होकर चली जाती है। सखी ने अपने नए जीवन की अभी तक शुरुआत भी नहीं की थी। जब से शादी हुई थी तब से ना वो प्रतीक के साथ कहीं घूमने गई थी और ना ही उसने प्रतीक को अपना टाइम दिया था। जब देखो तब सखी के मुंह पर एक ही नाम रहता था, मयंक मयंक मयंक। एक दिन सुबह सुबह, सखी, कई दिन हो गए हमने हमारा फेवरेट वीडियो गेम नहीं खेला, चलो ना आज हम वीडियो गेम खेलते हैं। हाँ मयंक, मैं अभी हमारे लिए पॉपकॉर्न लेकर आती हूँ। पॉपकॉर्न खाते खाते वीडियो गेम खेलेंगे। तो फिर घर के काम कौन करेगा? अभी तो खाना भी बाकी है। माँ जी, आज के दिन खाना आप बना देना और बाकी के काम कमला बाई आकर कर देगी। ठीक है, आज प्रतीक को भी छुट्टी है तो प्रतीक भी खेलेगा तुम लोगों के साथ। बचपन में उसे भी पसंद था वीडियो गेम खेलना। हाँ बिल्कुल, आज तो हम मजे करेंगे। कितने दिन हो गए मुझे वीडियो गेम खेले हुए। प्रतीक, हम ना शाम को खेलेंगे। मयंक को मेरे अलावा और किसी के साथ खेलना पसंद नहीं है और मुझे भी ना सिर्फ उसके साथ ही ज्यादा मजा आता है। अरे लेकिन मैं अकेले अकेले बोर हो जाऊंगा ना। तो हमारे घर में कितनी सारी बुक्स हैं, वो पढ़ लो। शादी से पहले प्रतीक को लगा था कि शादी के बाद सखी की प्रायोरिटी वो रहेगा, लेकिन आज सखी की बातों से प्रतीक का दिल दुखा था। वो अकेले बालकनी में खड़ा था तब। अब मुंह बनाने से क्या फायदा है? समय रहते ही अपनी पत्नी को समझाता कि तुम्हें वो लड़का पसंद नहीं है तो शायद आज तुम अकेले नहीं होते। माँ, ऐसी बात नहीं है। मुझे मयंक पसंद है, मुझे उनकी दोस्ती से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनकी दोस्ती कुछ ज़्यादा ही गहरी है। इतनी गहरी कि सखी को मेरे प्यार से ज़्यादा मयंक की दोस्ती इंपॉर्टेंट लगती है। मुझसे बात करने से ज़्यादा सखी उससे बात करने में इंटरेस्टेड है। यही सब तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही थी। मुझे पता था यही सब होने वाला है, इसीलिए मुझे दिक्कत हो रही थी उस लड़के के यहाँ आने जाने से। तुम्हारा घर अभी अच्छे से बसा भी नहीं है। बहू को तुम्हें वक्त देना चाहिए, तुमसे बातें करनी चाहिए, लेकिन नहीं। जब देखो तब बहू अपने दोस्त के साथ रहती है। हर रोज़ तुम ऑफिस जाते हो इसलिए तुम्हें नहीं पता वो लड़का हर रोज़ सुबह सुबह यहाँ चला आता है। फिर दोनों जो गप्पे मारने बैठ जाते हैं, बहू तो भूल ही जाती है कि वो ससुराल में है। उनका नाचना गाना पूछो ही मत। देखो बेटा, समय रहते ही कुछ करो, वरना जैसे उस मयंक ने आज तुम्हें गेम से बाहर फेंक दिया है ना, वैसे कहीं ये तुम्हें बहू की जिंदगी से बाहर ना फेंक दे। पहले ही सखी की बातों का प्रतीक को बुरा लगा था और अब रही सही कसर संगीता ने पूरी कर दी। अब प्रतीक को सखी पर गुस्सा आ रहा था। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं, लेकिन सखी के बर्ताव में बिल्कुल भी बदलाव नहीं होता। सखी प्रतीक के बनाए हुए हर प्लान को मयंक के साथ वक्त बिताने के लिए कैंसिल कर देती। पूरा दिन मयंक के साथ बिताने के बावजूद रात को भी सखी उसी से बातें करती। कुछ दिन बाद, सखी, मेरे सर में काफ़ी दर्द हो रहा है, क्या तुम मुझे तेल मालिश कर दोगी? अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? पत्नी हूँ तुम्हारी, जरा हक दिखाओ। मतलब मैं समझा नहीं। तुम मुझे तेल मालिश कर दोगी क्या? ये क्या बात हुई? ऐसा कहो ना सखी, मुझे तेल मालिश कर दो, मतलब पति के हक से। अच्छा, तो तुम्हें याद है कि मैं तुम्हारा पति हूँ और मेरा तुम पर हक है। मुझे लगा मयंक के चक्कर में तुम मुझे भूल गई हो। सखी, हमारी शादी को 1 महीना हो गया, लेकिन ना हम कहीं घूमने गए और ना ही हमने साथ में टाइम स्पेंड किया। यहाँ तक कि हमारी अच्छे से बातें भी नहीं हुई। सखी, कहाँ खोई हो तुम? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम ऐसा ही करती हो, जब भी मैं तुमसे बात करने की कोशिश करता हूँ तुम फोन देखने लग जाती हो। अरे कुछ नहीं, वो मयंक का ना मैसेज आया था। आज सुबह से हमारी बात ही नहीं हुई तो वो मुझे मिस कर रहा है। देखो ना, उसी का कॉल आ रहा है। हम बाद में बात करते हैं। हाँ? अरे लेकिन मेरी तेल मालिश। अरे तेल मालिश तुम जाकर माँ जी से करवा लो ना, नहीं तो बाद में कर लूंगी। अभी मुझे ना मयंक के साथ बातें करनी है, नहीं तो उसे बुरा लग जाएगा।
सखी वहां से चली जाती है। सखी, तुम समझती क्यों नहीं हो? ये सर में तेल मालिश तो सिर्फ बहाना है तुम्हारे पास आने का, तुमसे बातें करने का। लेकिन तुम्हारे पास तो वक्त ही नहीं मेरे लिए। जब देखो तब तुम मयंक के साथ बिजी रहती हो। दोस्ती की भी अपनी एक हद होती है और तुम्हारी दोस्ती हर एक हद पार कर रही है। प्रतीक सखी को अपने दिल की बात बताने की हर एक कोशिश करता है, लेकिन सखी को मयंक के अलावा कोई और दिखता ही नहीं। एक दिन शाम को सबको गुल्फी खाने की इच्छा होती है, तो सखी सबके लिए गुल्फी मंगवा रही थी। तभी वहां मयंक आ जाता है। पापा जी, माँ जी, आप दोनों को चॉकलेट कुल्फी पसंद है ना? माँ जी ने बताया था मुझे। सखी, एक कुल्फी मेरे लिए भी मंगवाना। वैसे मेरे पसंद की कुल्फी तो पता है ना तुम्हें। ये भी कोई पूछने की बात है क्या? हम दोनों की पसंद बचपन से एक ही है, केसर कुल्फी। चलो, सबका हो गया ना? अभी मैं जल्दी से कुल्फी मंगवाती हूँ। सखी, मेरी पसंद की कुल्फी तो तुमने मंगवाई नहीं। अरे सॉरी, ये मयंक आ गया ना, मैं भूल गई। तुम्हें कौन सी पसंद है? प्रतीक को वैनिला फ्लेवर की आइसक्रीम पसंद है। क्या बहू तुम भी, तुम्हारे दोस्त को क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है तुम अच्छे से जानती हो। शादी होकर महीने हो गए, लेकिन अभी तक तुम्हें तुम्हारे पति की पसंद पता नहीं। माँ, किसी की पसंद पता होने के लिए किसी के साथ वक्त बिताना पड़ता है। यूँ शादी होकर महीने हो जाने से रिश्ता मजबूत नहीं हो जाता। पता नहीं प्रतीक, क्या बड़बड़ करते रहते हो तुम, मेरी तो समझ से बाहर है। शादी होकर महीने हो गए, तुम मुझे नहीं समझ पाई, मेरी बातों को क्या खाक समझोगी? छोड़ो वो सब। मयंक, कल मैंने तुम्हारे साथ एक लड़की को देखा था। कौन थी वो लड़की? लगता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना? हाँ, उसका नाम ईश्वरी है। मयंक, ये क्या बात हुई? ईश्वरी हमारे शहर में है और तुमने मुझे बताया तक नहीं। तुम तो मुझे हर एक बात बताते हो ना। अरे वो मैं भूल गया था। ऐसे कैसे भूल गए थे? सखी, मेरी पर्सनल बात है, हर बात तुम्हें बताना जरूरी थोड़ी ना है। वैसे भी अब मैं चलता हूँ, देखो ईश्वरी का फोन आ रहा है। हमने आज डिनर डेट प्लान की है। ये क्या बात हुई? मयंक मेरी आधी बात काट कर चला गया। मयंक कैसे कैसे कर सकता है? ठीक वैसे ही जैसे तुम मयंक के लिए मेरी आधी बात काट कर चली जाती हो। ईश्वरी के आ जाने से मयंक का सखी के प्रति बर्ताव बदल जाता है। प्रतीक उसे समझाने की कोशिश करता है कि मयंक के लिए सखी से ज्यादा ईश्वरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सखी तो एक ही बात की रट लगाकर बैठी थी कि मयंक की जिंदगी में सबसे अहमियत बस सखी की है और किसी की नहीं। एक दिन, क्या हुआ सखी, कब से चक्कर लगा रही हो? किसका इंतजार कर रही हो? मयंक का। उसने मुझे बोला था कि आज वो मेरे साथ माँ की दवाई लेने मार्केट आएगा। वो डॉक्टर उस मार्केट के अस्पताल में सिर्फ साल में एक ही बार आते हैं। अगर आज दवाई नहीं मिली ना तो फिर साल भर इंतजार करना पड़ेगा। वो नहीं आएगा आज। आज उसकी गर्लफ्रेंड का बर्थडे जो है, उसके लिए माँ की दवाई से ज्यादा उसकी गर्लफ्रेंड का बर्थडे इंपॉर्टेंट है। वो आएगा। तो ठीक है, करते हैं उसका इंतजार। आज पता चल ही जाएगा कि उसके लिए ईश्वरी इंपॉर्टेंट है या तुम। सुबह से लेकर दोपहर के 3 बजे तक सखी मयंक का इंतजार करती है। उसे कई बार फोन करती है, मैसेज करती है, लेकिन ना ही मयंक उसे रिप्लाई करता है ना ही वो खुद आता है। दिन ढल गया, लेकिन तुम्हारा दोस्त अभी तक नहीं आया। अभी भी तुम्हें यही लग रहा है कि मयंक के लिए ईश्वरी से ज्यादा तुम ही इंपॉर्टेंट हो। लेकिन ईश्वरी उसकी जिंदगी में बाद में आई, पहले मैं आई। ऐसे कैसे मुझसे ज्यादा अहमियत मयंक ने उसे दे दी? यही तो बात है। मयंक दोस्ती और गर्लफ्रेंड दोनों रिश्ते अच्छे से निभा रहा है। वो अपना रिलेशनशिप बैलेंस करने के बाद बचा हुआ टाइम तुम्हें देता है। जब ईश्वरी उससे बातें नहीं करती तब वो तुमसे बातें करता है, तुमसे मिलने आता है। और तुम क्या करती हो? तुम मेरे हिस्से का वक्त भी उसे दे देती हो। शादी होकर 2 महीने हो गए हमारे, लेकिन हमने अभी तक हमारी शादीशुदा जिंदगी को शुरुआत भी नहीं की, क्योंकि तुम्हें मयंक के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। देखो, दोस्ती करना, दोस्त होना गलत बात नहीं है, लेकिन शादी के बाद पति पत्नी ही एक दूसरे की सबसे पहली प्रायोरिटी होते हैं। मुझे माफ कर दो प्रतीक, मुझसे गलती हो गई। मैंने तुम्हें काफी इग्नोर किया। मयंक जब मेरे साथ होता है तो मैं तुम्हें जैसे भूल ही जाती हूँ। मुझे लगता था मयंक को बुरा लगेगा, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि तुम्हें भी तो बुरा लगता होगा। मुझे माफ कर दो। हम आज से हमारी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। हाँ, लेकिन उससे पहले हम उस मार्केट के डॉक्टर से माँ की दवाइयाँ ले आते हैं।
ऐसे ही तुम मयंक का इंतज़ार करती रहोगी तो फिर तुम्हें दवाइयाँ अगले साल ही मिलेगी।